डॉक्टर अंबेडकर के गंभीर अध्येता क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम उनका आभार पत्र पढ़ चुके हैं, जिसके तहत वे उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में और हिंदी अनुवाद करने में उनका सहयोग किया। और आज हम इसकी प्रस्तावना को लेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एक बार फिर शुरू करने से पहले एपिसोड आपको बता दूं कि एक गंभीर पुस्तक है। हो सकता है सबको ये पुस्तक पसंद न आए, लेकिन जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तथ्यपरक जानकारी चाहते हैं उनके लिए ये पुस्तक एक वरदान से कम नहीं है। शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत का पहला दलित नेता बाबा साहब के फिर अंतिम दर्शन हुए उनके अंत समय में ही। सुबह में हमेशा की तरह अपने काम पर निकला। अखबारों के पहले पेज पर ही खबर छपी थी। धरती फटने सा एहसास हुआ। इतना शोकाकुल हो गया जैसे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो। घर की चौखट पकड़कर रोने लगा। माँ को और पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह पेपर पढ़ते ही क्यों रोने लगा। घर के लोगों को बताते ही सब रोने लगे। बाहर निकलकर देखता हूं कि लोग जत्थों में बातें कर रहे हैं। बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ था। शाम तक विमान से उनका शव आने वाला था। नौकरी लगे 2-3 महीने ही हुए होंगे। छुट्टी मंजूर करवाने वेटरनरी कॉलेज गया। अर्जी का कारण देखते ही साहब झल्लाए, बोले, अरे छुट्टी की अर्जी में यह कारण क्यों लिखते हो? अंबेडकर राजनीतिक नेता थे और तू एक सरकारी नौकर है। कुछ प्राइवेट कारण लिख। वैसे मैं स्वभाव से बड़ा शांत, परंतु उस दिन अर्जी का कारण नहीं बदला। उल्टे साहब को कहा, साहब वे हमारे घर के सदस्य ही थे। कितनी अंधेरी गुफाओं से उन्होंने हमें बाहर निकाला, ये आपको क्यों मालूम होने लगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? छुट्टी मंजूर होगी या नहीं, इसकी चिंता किए बगैर मैं राजगृह की ओर भागता हूं। ज्यों बाढ़ आई हो ठीक उसी तरह लोग राजगृह के मैदान में जमा हो रहे थे। इस दुर्घटना ने सारे महाराष्ट्र में खलबली मचा दी थी। दया पवार अछूत, राधा कृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 168 to 169। और हमने पिछली पुस्तक जब पढ़ी थी बहुजन नायक और नायिकाओं के ऊपर, उसमें भी दया पवार जी की इसी पैराग्राफ का जिक्र था। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और अंबेडकर नामा के मंच पे ये पुस्तक भी पाइपलाइन में है पढ़ने के लिए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दलित लेखक दया पवार के इस मर्मस्पर्शी संस्मरण से अंबेडकर के किसी निकट सहयोगी के जुड़ाव का एहसास हमें नहीं मिलता। पवार अंबेडकर के राजनीतिक आंदोलन में तो सक्रिय थे, मगर व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते नहीं थे। नहीं, यह संस्मरण बंबई के उन मुट्ठी भर संपन्न अस्पृश्य तबके की भावनाओं को दर्शाता है जिसके बीच अंबेडकर का ज्यादातर जीवन गुजरा था। तो फुटनोट इस पुस्तक में पीछे दिए हैं और मैं साथ साथ फुटनोट्स आपके लिए पढ़ती चलूंगी। फुटनोट पहला। अंबेडकर की संकलित रचनाओं के संपादक नागपुर निवासी वसंत मोहन एक अंबेडकरवादी और महार हैं। उन्होंने ही अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा ब्यौरा दिया है। अंबेडकर की मृत्यु का समाचार मिलते ही उन्होंने छुट्टी के लिए अर्जी दी, जो इस प्रकार थी, मैं उससे भी कई गुना शोकाकुल हूं जितना मुझे अपने पिता की मृत्यु पर हुआ था। मैं मुंबई, तत्कालीन बंबई में उनकी शव यात्रा में जाना चाहता हूं। कृपया मेरी छुट्टी मंजूर करें। वसंत मून, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, अ दलित ऑटोबायोग्राफी, लंदन, रोमैन एंड लिटिल फील्ड 2001, पेज नंबर 159 पर आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। अंबेडकर के अंतिम संस्कार में न केवल विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया, जैसा कि पवार इशारा कर रहे हैं, बल्कि उनके अंतिम संस्कार के साथ पूरे भारत में शोक और सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी। अंबेडकर का प्रभाव अब सिर्फ महाराष्ट्र की सीमाओं तक महदूद नहीं था। यह बात उत्तरी भारत में भी उनके द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टियों की चुनावी सफलताओं से स्पष्ट हो जाता है। संभवतः आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तर भारत में वो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां थीं जो डॉक्टर अंबेडकर ने खड़ी की थीं। महाराष्ट्र के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी उनकी ज्यादातर रचनाओं के असंख्य संस्करण छप चुके थे। अंबेडकर सही मायनों में एक अखिल भारतीय शख्सियत बन चुके थे। वह निर्विवाद रूप से समूचे भारत में प्रभाव रखने वाले पहले अस्पृश्य नेता थे। ख्याति व प्रतिष्ठा के मामले में उनके निकटतम सहयोगी भी उनके आसपास नहीं पहुंचते थे। तो यहाँ पर सेकंड फुटनोट दिया हुआ है, उसे मैं पढ़ देती हूँ। इस किताब में मैंने
दलित के मुकाबले अस्पृश्य शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि अंबेडकर ने जीवन काल में दलित शब्द आम प्रचलन का शब्द नहीं था। हालांकि उन्होंने आधुनिक अर्थों के साथ इस शब्द का प्रयोग 1920 के दशक में ही शुरू कर दिया था। तो क्रिस्तोफ जाफरेलो, जो डॉक्टर अंबेडकर के गंभीर अध्येता माने जाते हैं, यदि वे इस बात को लिख रहे हैं तो इसमें सच्चाई बहुत ज्यादा होगी। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि दलित शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1920 से ही आधुनिक अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बेहद बहुत कम किया हो इस शब्द का प्रयोग, लेकिन वे करते थे। चलिए प्रस्तावना पर लौटते हैं। ऐसे हालात में ये सोचने की बात है कि उनके जीवन, काम और उनके चिंतन पर इतने कम अध्ययन क्यों हुए हैं। साल 2000 में भी उपेंद्र बख्शी को लिखना पड़ा कि अंबेडकर सिरे से विस्तृत व्यक्तित्व हैं। फुटनोट 3, यू बख्शी, एमेंसिपेशन ऑफ जस्टिस, लेगेसी एंड विजन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन के.सी. यादव, एडिटेड फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर स्टेज, अंबेडकरिज्म एंड दलित फ्यूचर, दिल्ली, मनोहर 2000, पेज नंबर 49। इस उपेक्षा का सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि 1990 के दशक तक भी उन पर केंद्रित किताबें गिनती भर की थीं, और यही बात हमने जो आत्मकथा पढ़ी है अंबेडकर नामा के मंच से, उन सभी में इस चीज को मेंशन किया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का ढूंढने से भी लिटरेचर जो है नहीं मिलता था। और तो और सारे क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं की भी एकाध जीवनियां लिखी जा चुकी हैं, जबकि गांधी और नेहरू पर लिखी गई किताबें तो उनकी गिनती ही छोड़ दीजिए। मगर अंग्रेजी में अंबेडकर के बारे में लिखी गई स्तरीय किताबें बहुत कम रही हैं। तो फुटनोट 4 और 5 में साथ ही पढ़ रही हूं। 4, दलितों के राजनीतिक उभार के बाद पिछले एक दशक के दौरान अंबेडकर के जीवन और कृतित्व से संबंधित किताबों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। और 5वां में धनंजय कीर द्वारा लिखित डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन 1954, एक महत्वपूर्ण जीवनी है जिसके 3 संस्करण छपे हैं और कई बार उसका पुनः मुद्रण हुआ है। अंबेडकर की सबसे बढ़िया जीवनी इलियनर जिलियट का अप्रकाशित शोध पत्र, डॉक्टर अंबेडकर एंड द महार मूवमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, 1969 है। यहां 3 और जीवनियों का उल्लेख किया जा सकता है। D.N. शिकारे, डॉक्टर अंबेडकर, पूना, जयंत एंड कंपनी, 1963, W.N. कुबेर, B.R. अंबेडकर, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1978, तथा द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, हैदराबाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, 1979। भारतीय भाषाओं में अंबेडकर की और भी बहुत सारी जीवनियां प्रकाशित हुई हैं। मराठी में C.B. खेरमोड़े की डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नामक जीवनी 14 खंडों में से भी ज्यादा लंबी है। इसका पहला खंड 1952 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी में 1961 में C.P. जिज्ञासु, मतलब चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्ष, लखनऊ, हिंदी समाज सुधार कार्यालय से प्रकाशित हुई थी। और ये हिंदी समाज सुधार कार्यालय उनका अपना कार्यालय था। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी के ऊपर पढ़ते वक्त हमने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी कि डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर को जन जन तक पहुंचाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और युवाओं के बीच में डॉक्टर अंबेडकर को पॉपुलर करने का श्रेय भी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को ही जाता है। अंबेडकर की संकलित रचनाओं का प्रकाशन भी 70 के दशक में जाकर शुरू हुआ, जबकि गांधी, नेहरू और पंत की संकलित रचनाएं इससे बहुत पहले ही प्रकाशित होने लगी थीं। फुटनोट 6, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया था। कमेटी में एक संपादक मंडल नियुक्त किया गया था, जिसमें वसंत मून को मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। अब जरा ध्यान से सुनिए। श्रृंखला का पहला खंड 1979 में डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के नाम से प्रकाशित हुआ था। और अंबेडकर नामा के मंच से जितनी भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपको जानकारी मिलती है वो इसी पुस्तक से मिलती है। ये ओरिजिनल पुस्तक के अब तक प्रकाशित हुए सभी खंड हमारे पास अवेलेबल है। उसी में से पढ़कर मैं और रतन जी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाते हैं। तो ये यहां पर लिखा गया है, सबसे ऑथेंटिक जो है वो जानकारी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहीं से मिलती है। अंग्रेजी की लिखी हुई है ये पुस्तकें।
प्रस्तावना पर लौटते हैं। इस विसंगति के लिए आंशिक रूप से तो भारतीय समाज विज्ञान के दायरे में जीवन लेखन के सीमित प्रचलन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फुटनोट 7, लेकिन पैराग्राफ पूरा करके मैं फुटनोट 7 पढ़ूंगी। और आंशिक रूप से इसका कारण यह रहा है कि आज भी भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान और भारत अंबेडकर एक अस्वीकार्य, यहां तक कि भयजनक प्रतीक हैं। इसके पीछे बहिष्कार या तिरस्कार का भाव भी रहा है, जिसे इस आरोप से खुराक मिलती रही है कि अंबेडकर तो अंग्रेजों के हामी और साथी थे। सारा श्रेय आज भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को ही मिलता है। अंबेडकर का संघर्ष इससे अलग था, मगर इससे कम महत्वपूर्ण नहीं था। तो फुटनोट 7 देखिए, रामचंद्र गुहा, अ बेयर कप बोर्ड, वाई ऑटोबायोग्राफी डजंट फ्लरिश इन साउथ एशिया, टाइम्स लिटरेसी सप्लीमेंट 30 अगस्त 2002, पेज नंबर 12। मैं इस लेख का केवल पहला वाक्य ही उद्धृत करूंगा। दक्षिणी एशिया में उपन्यास लेखन की कला के विपरीत जीवनी लेखन की कला अल्प विकसित ही रह गई है। हम ये तो जानते हैं कि अपने मृतकों को श्रद्धापूर्वक या उपेक्षा से कैसे दफनाएं, मगर उनका सम्मान करना या उनका मूल्यांकन करना हम नहीं सीख पाए हैं। यह फर्क को समझने वाली नहीं, बल्कि केवल श्रद्धा से चलने वाली दुनिया है, गहरा कटाक्ष कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड के अंत में जब मैंने एनालिसिस किया था, तो मैंने इसी बात को सामने रखा था कि जो सम्मान है, उचित सम्मान, उचित स्थान जो डॉक्टर अंबेडकर के लेखन को मिलना चाहिए था, उसके ऊपर भारत अभारतीय या गैर भारतीय लोगों का ही काम ज्यादा है। उसकी वजह मैंने अंत में बताई थी। दूर से देखने पर अंबेडकर का जीवन साधारण साधनों के सहारे अपने दम पर तरक्की के शिखरों को छूने वाले नायकों की परी कथा जैसा लगता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास स्थित महू नामक छावनी कस्बे में हुआ था। यह कस्बा इसी नाम की रियासत की राजधानी हुआ करता था, जिसकी आजादी के बाद मध्य भारत विद इन ब्रैकेट वर्तमान मध्य प्रदेश प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इंदौर रियासत के बहुत सारे बाशिंदों की तरह उनका परिवार भी महाराष्ट्र से यहां आया था। गौरतलब है कि इस रियासत का राजवंश भी निचली जाति के ही थे। तो जितने भी राजवंश थे उसका फुटनोट 8 में ब्यौरा दिया गया है। फुटनोट मैं इसीलिए स्पेसिफिकली पढ़ रही हूं ताकि आपको यदि कोई भी खोजबीन या जांच पड़ताल करनी हो इस बुक और इसमें लिखी बातों के बारे में, तो आप इनके जरिए कर सकते हैं। इंदौर का राजवंश होलकर राजवंश के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर विद इन ब्रैकेट सिंधिया राजवंश, बड़ौदा विद इन ब्रैकेट गायकवाड़ राजवंश और नागपुर विद इन ब्रैकेट भोंसले राजवंश की तरह इंदौर के शासक परिवार होलकर राजवंश ने भी मराठा जाति के एक प्रमुख योद्धा शिवाजी द्वारा इन इलाकों पर 18वीं शताब्दी में हासिल की गई विजयों के बाद अपनी अपनी रियासतें स्थापित कर ली थीं। मराठा मूल रूप से एक मझौली कृषक जाति थी, जिसके अभिजात्य परिवारों ने इस सैन्य सफलताओं के बाद एक क्षेत्रीय हैसियत का दावा करना शुरू कर दिया था। जहां एक तरफ सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले राजवंश मराठा थे, वहीं दूसरी तरफ होलकर परिवार धननगर नामक गरड़िया जाति से संबद्ध रखता था या संबद्ध था। उनका गांव अंबावाड़े मराठा रियासत की कोंकण तटीय पट्टी पर पड़ता था, लिहाजा अंबेडकर का मूल नाम अंबावाड़ेकर भी इसी आधार पर पढ़ा था। और विद इन ब्रैकेट अब वो जो लिख रहे हैं, वर्ष 1900 में उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने उनकी कुशाग्र बुद्धि और व्यक्तिगत गुणों को देखकर उन्हें अपना नाम दे दिया था और इस तरह वे अंबेडकर कहलाने लगे। और सेम यही बात जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने आत्मकथा जूठन खंड 1 में भी मेंशन करी है, जब वे पूना में रह रहे थे और वहां जो आंदोलन था उसका वे चश्मदीद गवा रहे हैं। उस आंदोलन के जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी रखने का आंदोलन था, उसमें भी उन्होंने इसी बात को रखा है। अंबेडकर सालों तक अस्पृश्यों के साथ होने वाले दैनिक भेदभाव से बचे रहे, क्योंकि उनके पिता एक छावनी में काम करते थे जहां इस तरह का भेदभाव नहीं था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे। फुटनोट 9। अंबेडकर ने खुद इस बात को रेखांकित किया था कि क्योंकि वे एक छावनी में रहते थे, इसलिए उनका बाहरी दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं था और
लिहाजा वे अस्पृश्यता के कोड से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थे। देखें भगवान दास एडिटेड 10 स्पोक अंबेडकर वॉल्यूम 4 बेंगलोर अंबेडकर साहित्य प्रकाशन पेज नंबर 65। खैर धीरे धीरे उन्हें भी एक अस्पृश्य व्यक्ति के रूप में जीवन की धूप छांव का सामना तो करना ही था। चुनाचे बचपन में ही उन्हें इस सवाल से जूझना पड़ा कि कोई नाई उनके बाल क्यों नहीं काटना चाहता। और इसी बात का जिक्र दया पवार जी ने भी किया है फुटनोट 10 में। इसको हम पढ़ लेते हैं। इस तरह का रवैया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी कोई अनजानी बात नहीं थी। दया पवार बताते हैं कि उनके गांव का नाई भी सालों तक महारों विद इन ब्रैकेट उनकी तथा अंबेडकर की जाति चंबरों तथा अन्य स्पृश्य जातियों के लोगों के बाल नहीं काटता था। कहा जाता है कि वे भैंसों की हजामत बना सकता था और विद इन ब्रैकेट एक अस्पृश्य का मोल भैंस से ज्यादा नहीं था। नाई इस बात से डरता था कि अगर वह हमें छू लेगा तो उसके ग्राहक उससे छिटक जाते। दया पवार, इनकी जीवनी पृष्ठ संख्या 96 में आप इसको देख सकते हैं। सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसे अपमानजनक अनुभव से गुजरना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और जिसे वे कभी भी भुला नहीं पाई। ये घटना यूं थी। एक दिन वे अपने भाई और बहन के साथ रेल में सवार होकर पिता से मिलने के लिए रवाना हुए और पिछली पुस्तक जो थी बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में हमने डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो पढ़ा था उसका पहला ही एपिसोड जो था, पहला भाग जो था, उसमें हमने इस जीवनी का जिक्र किया था और इसे पूरा पढ़ा था कि इसको किस तरह से 6 खंडों में उन्होंने लिखा है। वेटिंग फॉर वीजा का एक छोटा सा अंश यहां पर प्रस्तुत किया गया है। एक दिन वे अपने भाई और बहन के साथ रेल में सवार होकर पिता से मिलने के लिए रवाना हुए। वे जहां जा रहे थे वहां उनके पिता काम करते थे। जब वे मंजिल पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने उनको पास बुलाकर कुछ पूछताछ की। जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला वह 5 कदम पीछे हट गया। तांगे वाले भी उन्हें उनके पिता के गांव तक ले जाने को तैयार नहीं होते थे। एक तांगे वाला तैयार तो हुआ मगर उसने शर्त रखी कि तांगा बच्चों को खुद ही हाँकना होगा। कुछ दूर जाने पर तांगे वाला नाश्ता करने के लिए एक ढाबे के सामने रुक गया। वह तो भीतर जाकर नाश्ता करने लगा मगर बच्चों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। उन्हें पास में बह रही एक धारा के रेतीले पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ी। अंबेडकर के दिलो जहन में अपने हालात का ये भीषण एहसास शायद इसलिए भी तीखा रहा होगा क्योंकि उनके पास बहुत संवेदनशील और पैना दिमाग था। और फुटनोट 11 अंबेडकर की यादें 17 मई 1936 को दिए गए उनके एक भाषण से ली गई हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया है जिन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ उनके संकल्प को अंतिम शक्ल दी। भगवान दास एडिटेड 10 स्पोक अंबेडकर वॉल्यूम 4 और पेज नंबर 67 पे आप ये बात पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। वर्ष 1907 में इन्हीं बौद्धिक गुणों की बदौलत उन्हें बंबई स्थित एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मिला। कुछ साल पहले उनके पिता यहीं आकर बस गए थे। इसके बाद उन्हें वजीफा हासिल किया, विख्यात एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में यहीं से बीए की डिग्री ली। उसके बाद उन्हें अमेरिका जाकर आगे पढ़ाई के लिए एक और छात्रवृत्ति मिली। उनसे पहले उनकी जैसी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर नहीं मिला था। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और फिर 1916 में वे लंदन के लिए रवाना हो गए जहां उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में दाखिला मिल गया था। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे मगर वहां से ज्यादा समय वे रह नहीं पाए। जल्दी ही उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो चुकी थी। तो कितनी महान बात है, जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर छात्र पढ़ाई करी उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा को बतौर टेक्स्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अपने देश में ठीक हालात जो हैं इसके उलट हैं। इस तरह 1917 में वे लंदन से भारत आ गए। उनकी इस अकादमिक उपलब्धियों के फलस्वरूप अंग्रेजों का ध्यान भी उनकी ओर गया। उन्हें अंबेडकर में अस्पृश्यों का एक भावी प्रतिनिधित्व
दिखाई पड़ रहा था। 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए योग्यता कसौटी में संशोधन करने के लिए साउथ बरो कमेटी बनाई गई ताकि और ज्यादा भारतीयों को विभिन्न प्रांतों की असेंबली में चुनाव के लिए मतदान का अधिकार मिल सके। तो कह सकते हैं कि यहाँ की सरकारों से ज्यादा अंग्रेज सरकार का रवैया निष्पक्ष था भारतीय आम जन को लेकर। इस कमेटी ने जिन लोगों से सलाह मांगी उनमें अंबेडकर भी एक थे। तो हर एक का प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा गया अंग्रेजी हुकूमत में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाह रही हूं कि दोबारा हम गुलाम बन जाएं। वैसे हालात तो ऐसे बनाए ही जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं देश के जो मौजूदा हालात हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि 1919 में ही ब्रिटिश भारत की प्रांतीय असेंबलियों और सरकारों को पहले से ज्यादा अधिकार व सत्ता देने वाले सुधार शुरू किए गए थे। इसके बाद भी भारतीय मंत्रियों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी को भी सरकार में शामिल किया जाने लगा था। अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। साल 1920 में उन्होंने शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज की आर्थिक सहायता से मूक नायक नामक एक नया जनरल शुरू किया था। मगर जब शाहू महाराज ने अंबेडकर को एक बार फिर इंग्लैंड जाने और पढ़ाई जारी रखने के लिए वजीफे की पेशकश की तो उन्होंने फौरन ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। और आपको बता दूं, मूक नायक की जो एक्चुअल तारीख थी शुरू करने की वो थी 31 जनवरी 1920 जो कल था। क्रमशः 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और अगले साल द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी यानी कि रुपए की समस्या शीर्षक के तहत अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद वे भारत लौटे और उन्होंने बंबई में वकालत की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश करी। अछूत होने के कारण उनके लिए ग्राहक जुटाना बहुत मुश्किल था। दिल में गहरी कड़वाहट के साथ उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के अभियान में समर्पित कर देंगे। तत्पश्चात जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और 1928 तक इसका नेतृत्व भी संभाला। इससे पिछले साल उन्हें अंग्रेज सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत किया था। काउंसिल में रहते हुए अंबेडकर ने स्पृश्यों को कुओं से पानी निकालने, यही आगे चलकर 1927 में कोंकण तट पर महाड़ में होने वाली उनकी पहली विशाल गोलबंदी का लक्ष्य बनने वाला था और मंदिरों में प्रवेश का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मंदिर प्रवेश के सवाल पर अंबेडकर ने जो आंदोलन शुरू किया था वह 1935 तक रह कर चलता रहा। यानी कि 1923 से लेकर 1935 8 साल तक रुक कर यह आंदोलन चलता रहा। हर रोज कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई करता भी नहीं है। केवल कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं कि हर रोज आंदोलन हो सकता है और हर रोज वो आंदोलन विड्रॉ किया जा सकता है। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं। प्रस्तावना लंबी है और अगले एपिसोड में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब तक ऐसी कोई बात मैंने नहीं पढ़ी है जो ऑलरेडी आप लोगों को न मालूम हो, लेकिन क्रिस्तोफ जाफरेलो ने इसे एक नए अंदाज, एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जरूर किया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।